नमस्कार, झारखंड विधानसभा टीवी में आपका स्वागत है। आज झारखंड विधानसभा टीवी में हम रूबरू होंगे चाईबासा के माननीय विधायक श्री दीपक बिरुआ से। हम इनके सार्वजनिक जीवन के बारे में जानेंगे, राजनीति में कब से हैं, इनके परिवार के बारे में जानेंगे, इनकी रुचियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है माननीय विधायक जी झारखंड विधानसभा टीवी में। एक बार स्वयं जो है वो आप अपना परिचय जो है वो हमारे दर्शकों को दे दें। मैं दीपक बिरुआ, 52, चाईबासा अनुसूचित जनजाति एसटी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार से विधायक हूँ। आपके जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई विधायक जी, ये कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, किस प्रकार से शुरुआत हुई? झारखंड आंदोलन में आजसू और झारखंड स्टूडेंट यूनियन का आंदोलन चला अलग राज्य को लेकर के जी। उस समय से चूंकि मैं रांची में पढ़ता था, रांची विश्वविद्यालय का छात्र रहा, इसलिए उस आंदोलन से मैं प्रभावित होकर, और उस समय आसाम में भी उससे पूर्व जो है ना आसाम स्टूडेंट यूनियन का आंदोलन चल रहा था, तो उस कारण से हम लोग उससे प्रभावित थे। तो आजसू यहाँ गठन हुआ तो उस आंदोलन में हम भी शरीक हुए, तब से मेरी राजनीतिक लाइफ शुरू हुई। मतलब छात्र राजनीति से आप फिर सक्रिय राजनीति में आए झारखंड आंदोलन के क्रम में। और शिक्षा दीक्षा वगैरह जो है वो आपकी स्थानीय तक की पढ़ाई की मैंने रांची विश्वविद्यालय से। जी, क्यों, क्या विषय वगैरह? मेरे पूर्व में मैं साइंस का छात्र था, लेकिन एक बार मेरा रिजल्ट खराब होने के बाद इंटर के बाद फिर से हमने परमिशन लेके फिर आर्ट्स में हिस्ट्री से मैंने ऑनर्स की है। सामान्य तौर पे ऐसा देखा जाता है कि राजनीति में मतलब कुछ ना कुछ ऐसी वजह बनती है। आपने बताया कि झारखंड आंदोलन के दौरान जो है वो आपको सक्रिय राजनीति में आना पड़ा। आप राजनीति में ही आना चाहते थे या ये कोइंसिडेंस था, ये घटना थी कि उस समय झारखंड आंदोलन चल रहा था, या आपने सोच ही रखा था कि आपको राजनीति में ही आना है? नहीं, ऐसा कोई राजनीति में आना है ऐसा कोई मेरा प्रायोजित प्लान नहीं था। हम लोग पढ़ते थे और क्षेत्र जाते थे, गांव जाते थे, तो सरकारी कार्य वगैरह में आम लोगों के कुछ काम होते थे तो बहुत लोग परेशान होते थे। हम लोग भी जाके प्रयास करते थे कि उनका काम हो, पदाधिकारी ढंग से व्यवहार नहीं करते थे, वो लोग ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते कोई भी समस्या को लेकर। तो उस समय हम लोग को भी लगता था कि सही में राज्य अलग होना चाहिए, यहाँ के लोगों का व्यवहार भी ठीक नहीं है, इसके आंदोलन को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सब भी कारण बना, इस कारण से हम जो है ना सक्रिय राजनीति में आए। तो आप तो लगातार 3 टर्म से विधायक हैं, आपको क्या लगता है कि आज से जब आपने शुरुआत किया था झारखंड आंदोलन के वक्त से, उसके बाद से अभी तक कितना बदलाव आया है? लोगों की बातें क्या सुनी जा रही है, उनकी समस्याओं का त्वरित जो है वो निष्पादन हो पा रहा है क्या? राज्य गठन किए, अभी गठन हुए 23 वर्षों से अधिक के वक्त हो गया है, उसके बावजूद भी जिस उद्देश्यों को लेके इस राज्य का गठन हुआ है, आज भी हम उन उद्देश्यों की माने पूर्ति नहीं कर पाए। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, हम किसी विशेष सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, उन चीज़ों को यहाँ अभी तक हम लागू नहीं कर पाए। जैसे पेशा कानून हम कहेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों पर, आदिवासी क्षेत्रों के लिए पार्लियामेंट ने एक विशेष कानून बनाया, स्पेशल कानून बनाया कि पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर पेशा कानून बनाया। आज तक इस कानून को अनुसूचित क्षेत्रों पर किसी भी सरकार ने लागू करने का कोई काम नहीं किया, बल्कि इसको दिग्भ्रमित करते रहा। और आज भी वो कानून, तो ये तो आप किसी के अधिकार के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ आप कर रहे हैं, ये सब बहुत गंभीर मसला है। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और भी कुछ कानून सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ गाइडलाइन आई है, लेकिन उन चीज़ों को भी अनदेखी करके, जैसे हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 141 में ये प्रावधान है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन आता है तो सभी संघ क्षेत्रों में या किसी राज्य में भी सभी न्यायालयों पे उसको लागू माना जाएगा। तो ये सब चीज़ों को भी आज तक हम अनदेखी कर रहे हैं राज्य की बनने के बाद से। तो ये सब हम लोग को कठोरता है और लगता है कि हम लोग सदस्य रह के भी इन चीज़ों के लिए कभी नहीं कर पाते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग को थोड़ा तकलीफ नहीं, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? क्या मतलब
नौकरशाही के स्तर पे कोई देखिए, परेशानी इसमें यह तो नेतृत्व का दृढ़ इच्छा शक्ति भी हम कहेंगे इस राज्य की भावना के साथ होना चाहिए। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी बहुत तरीके से इन चीज़ों को अभी तक नहीं करना चाहती, ऑनगोइंग प्रोसेस में कर रही है। इस कारण से राज्य का बेहतरी विकास 23 सालों में होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया। नहीं, आप तो टीएससी वगैरह में भी रहे हैं, बार बार आप हर एक मंच से जो है वो जनजातीय समुदाय की समस्याओं को उठाते हैं, उसके निदान की पहल करते हैं। अभी भी राज्य में ऐसे कई इशूज़ हैं जो ट्राइबल से रिलेटेड हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के पीछे कहीं ना कहीं से क्या कम समय अभी मिल पाया है और समय की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, ये तो संविधानिक 244(1) के तहत ये स्पेशल प्रोविजन है। गवर्नर को ये पावर दिया गया है कि यहाँ पर ट्राइबल क्षेत्र पे लैंड को लेकर के और भी विधि व्यवस्था को लेकर के विशेष अधिकार उनको है। यहाँ समीक्षा करके टीएससी के परामर्श से उन चीज़ों को लागू करना है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि ट्राइब्स जो है ना दूसरों से अलग हैं और उनका बहुत सारा चीज़ों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए विशेष एक प्रोविजन रेगुलेशन चलाना पड़ता है गवर्नर या राष्ट्रपति को। तो इन सारे चीज़ों को जो संस्थाएं हैं, जैसे टीएससी है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ऐसी संस्थाएं जब काम नहीं करेगी तो गवर्नर और राष्ट्रपति के हाथ भी कट जाते हैं। तो सरकार या इस राज्य के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहाँ कितने जिम्मेदारी से इसको निभा रहे हैं, ये भी तो इंगित करते हैं। इसीलिए हम लोग टीएससी के मेंबर रह के भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है सरकार का और उस सारी चीज़ों का। जी। चलिए, ये तो बड़ा मतलब आपने ग्राउंड रियलिटी बताई। छात्र जीवन में जैसे आपने कहा कि छात्र आंदोलन से आप फिर आगे बढ़े राजनीति में, ऐसा कोई घटनाक्रम जो आप साझा करना चाहते हैं लोगों के साथ में, जिसने आपको ज़्यादा कंपेल किया, ज़्यादा प्रेरित किया, ऐसे किसी घटनाक्रम को अगर आप साझा कर पाएँ तो? एक्चुअली मैं पायलट बनना चाहता था। मेरा बचपन में जैसे नहीं होता है कि हम जहाज चलाएं या सैनिक में जाएं, तो हम चाहते थे कि हम लड़ाकू विमान चलाएं। किस बचपन में पढ़ने के समय मेरी सोच थी ऐसे। लेकिन हम उस चीज़ों को नहीं कर पाए। पारिवारिक स्थिति भी, फादर जो है ना उस स्थिति में नहीं थे। 4 भाई थे हम लोग, सब इधर उधर, कोई भुवनेश्वर में पढ़ते थे, कोई रांची, इस तरीके से मैंने बहुत बेहतर स्थिति में नहीं थे। तो उस कारण से भी हम अपने इच्छाओं को नहीं कर पाए। और घटनाक्रम ऐसा हुआ कि आजसू आंदोलन में हम लोग के ऊपर बहुत सारे केसेस हुए, तो हम लोग शिक्षा से अपने आप थोड़ा दूर होते गए और लोगों से जुड़ते गए, आंदोलन से होते गए। तो ये सब भी कारण बना, इस कारण से हम लोग राजनीतिक लाइफ में आए। इसके अलावा मतलब राजनीति के अलावा, जैसे कि आपने बताया कि आप तो जो कैरियर जो है वो पायलट बनना चाहते थे, फाइटर पायलट बनना चाहते थे, इसके अलावा और क्या अभिरुचि, दिलचस्पी है? मैंने देखा तो आपको घूमने फिरने का भी शौक है। खेलने कूदने में, जैसे फुटबॉल हम खेलते थे या वॉलीबॉल खेलते थे, अच्छा हमको लगता था। लेकिन संजोग से अब तो लाइफ ऐसा रहा कि खेलने कूदने का भी समय नहीं रहा। जी, खेलने कूदने का समय आपको नहीं मिलता है। परिवार के लिए, बच्चों के लिए जो है वो कितना समय आप निकाल पाते हैं? जब भी समय मिलता है हम कोशिश करते हैं कि परिवार के साथ। किस तरीके से क्वालिटी टाइम बिताते हैं परिवार के साथ में, आप जरा बताइए। जैसे कोई फंक्शन है या फिर सुबह के वक्त होते हैं या शाम के वक्त होते हैं, हम आए समय पर, तो निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि परिवार के साथ हम रहें। यार, राजनीति को तो आप बड़े व्यापक तरीके से देखते हैं। आपने पूरे स्टेट की समस्याओं की बातचीत की। जब एक विधायक के बारे में ये बातचीत की जाती है, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं का जब निराकरण नहीं कर पाता है, जो उसे लगता है बार बार क्षेत्र में भ्रमण के दौरान भी जब जनता उससे आग्रह करती है, उन समस्याओं का अगर निराकरण नहीं हो पाता है, तो जनप्रतिनिधि के नाते आपको कैसा महसूस होता है? ग्लानि महसूस होती है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि वो चीज़ों को किया जा सके। जैसे उसमें हम बार बार ये बात कहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र है, जैसे कि लैंड को लेकर के यहाँ स्पेशल कानूनें चलती है, जैसे CNT एक्ट है, हमारे क्षेत्र में विल्किंसन रूल है, उधर SPT एक्ट है। तो इसमें इतना प्रोविजंस हैं और इतनी सख्ती से इसको लागू करने की बात है। इसके कस्टोडियन डिप्टी कमिश्नर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के सारे ज़मीन इधर से उधर चले जा रहे हैं, कोई उसका मालिक नहीं है। इसको मन मर्जी है जितना ज़मीन ऑनलाइन लिखवा ले या अपने नाम से दर्ज कर, ये सब बहुत ग्लानि महसूस होती है हम लोग गवर्नेंस में या विधायक के रूप में रह करके भी। उन लोगों का माने हम लोग सुरक्षा का गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, उनकी ज़मीन की रक्षा नहीं हो पा रही है। ये सब चीज़ें बहुत ग्लानि महसूस होती है। देखिए दीपक जी, जब बिहार से पृथक हुआ झारखंड, तो उसके बाद लगातार आप देखेंगे तो 14 वर्षों तक राज्य में सरकारें जो हैं वो अस्थिर रही। 2014 के बाद जो है वो लगातार सरकार जो है वो स्थिरता जो है वो बनी हुई है। क्या इससे कोई बदलाव होता है? क्या कुछ देखने को आता है, स्थायित्व से कोई बदलाव?
अस्थायित्व से बदलाव तो निश्चित आना चाहिए, क्योंकि अल्पमत वाली सरकार कभी भी बार्गेनिंग का या कभी भी दबाव का स्थिति में आ सकती है, लेकिन जो स्थिर सरकार होती है वो एक ठोस नीतिगत निर्णय लेने पर कभी चूकती नहीं है, नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर सरकार गिरने का या बीच में फिर जनादेश लेने की कोई ऐसी स्थितियाँ नहीं होती है। इसके अलावा कामकाज विकास कार्य को लेकर के जो बदलाव क्षेत्र में आप लोग महसूस करते हैं? अभी तक तो हमने, आप जैसे जान ही रहे हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की अस्थाई सरकार 5 साल की रही है, और अभी हाँ मैंने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो राजद की गठबंधन की सरकार है वो भी मोटा मोटी स्थिर स्थिति में ही है। तो लेकिन दोनों की सरकार, किसी की मैं व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम जिस तरीके से होने चाहिए उस तरीके से अभी भी काम नहीं हो रही है। ये राज्य के लिए, यहाँ के जनता के लिए ये थोड़ा अफसोस की बात है, हम लोगों के लिए भी। आप विधानसभा की आश्वासन समिति के सभापति भी हैं। अमूमन हम लोगों को ये अनुभव आता है कि जो आश्वासन है वो टाल दिए जाते हैं, पूरा नहीं होता है। बार बार जो है वो सदन के भीतर भी कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर इंगित करते हैं। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में आप क्या योगदान कर रहे हैं कि जो आश्वासन हैं वो पूरे हो जाएं? देखिए, जब मैं आश्वासन समिति का अभी 1 साल होने जा रहा है, आश्वासन समिति का मैं सभापति हूँ, और जब हमने इस पे काम करना शुरू किया, हमने देखा कि 5000 से अधिक मामले लंबित हैं आश्वासन के, और वो 2005 से 2004 से भी लंबित मामले चलते आ रहे हैं। जी। हमने कोशिश करी कि विगत दिनों 1000 से अधिक मामले को हमने निष्पादित करवाया, और आज भी मैंने विभागीय बैठक की थी। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको मैंने अभी तक कमेटी ढो रही है। हम लोग चाहते हैं कि कंप्लेंट जिसका कंप्लीट हो गया, यदि विभाग के स्तर से रिक्वेस्ट आता है कि भाई इसका कंप्लेंट हो गया, हम सत्यापित कर लें, तो निश्चित तौर पर उन सारे मामलों को ड्रॉप करने का हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि आप लगातार अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से 2 बड़े इशूज़ हैं जो इतने दिनों के बावजूद भी आप चाहते हैं इसको सॉल्व करना, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आपने अपने क्षेत्र से? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं जिस समुदाय से बिलोंग करता हूँ, आरक्षित सीट से मैं चुनाव जीतता हूँ, और जो कानून हम बीच में भी आपसे जिक्र किए कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो पंचायत उपबंध का विस्तार किया गया, पेशा कानून, वो इस सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में लागू नहीं होना, और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास नहीं हो पाना, और यहाँ के मूल निवासियों का जमीन के कानून के रहते हुए उनका हक उसको नहीं दिला पाना, ये हमारे लिए भी बहुत तकलीफदेह है, और हम चाहेंगे कि ये सारे चीज़ों पर एक ठोस हमारा कार्रवाई हो, एक काम हो, ताकि उसका फल निकल सके। तो आज हम रूबरू हुए चाईबासा के विधायक श्री दीपक बिरुआ जी के साथ। अगली कड़ी में हम किसी और हस्ती के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।